दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम सरहद से संसद तक झूठ और पाखंड की चर्चा करेंगे। दोस्तों, लोग समझते थे कि 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री लाल आंखों से चीन की ओर देखेगा तो खतरनाक ड्रैगन ये कहकर ढेर हो जाएगा, ये तो अखियों से गोली मारे। परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने चीनी चश्मा पहन लिया और चीनी शासक से मिलने गए तो अपनी 56 इंच की छाती को लाल शाल से ढक दिया। इसके बाद अगर चीन का साहस नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? उसने तवांग में अपने सैनिकों से हल्ला बोल दिया। 3 दिन तक इस बात को छुपाया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने संसद में कहा, हमारा कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, और संसद के अंदर इस गंभीर विषय पर चर्चा से इनकार कर दिया। प्रश्न ये है कि सरकार संसद में चर्चा से क्यों भाग रही है? यही चोर की दाढ़ी में तिनका है। सरकार ने 3 मिनट के इस बयान में न तो घायल सैनिकों की संख्या बताने का कष्ट किया और न उनकी स्थिति स्पष्ट की। गुवाहाटी के जिस अस्पताल में सैनिक एडमिट हैं, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। तवांग से हवाई जहाज द्वारा सैनिकों को 151 बेस अस्पताल लाया गया। राजनाथ सिंह पहले झूठ नहीं बोलते थे, वो झूठ बोलने से बचते थे, इसलिए उन पर विश्वास किया जाता था। परंतु ऐसा लगता है कि उन पर भी अभी अपने सहकारियों का और वातावरण का प्रभाव पड़ने लगा है। प्रश्न ये है कि तवांग के अंदर एक बेस कैंप मौजूद है, वहां इलाज क्यों नहीं किया गया? क्या सेना मामूली चोट का इलाज करने के लिए भी सक्षम नहीं है, या रक्षा मंत्री कुछ छुपा रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि अरुणाचल प्रदेश के टेंगा और लाकाबाली मिलिट्री हॉस्पिटल मौजूद होने के बावजूद 440 किलोमीटर दूर एयरलिफ्ट क्यों किया गया? वहां पर यानी अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है। खमरू में 45 बेड का सैनिक अस्पताल है। फील्ड अस्पताल से बेसिक अस्पताल में सिर्फ गंभीर घायलों को ही भेजा जाता है। इस झड़प के 6 दिन बाद भी सैनिक एडमिट क्यों हैं? दैनिक भास्कर के अनुसार एक भी सैनिक अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो आखिर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ तो 6 दिनों तक वो सैनिक अस्पताल में क्या कर रहे हैं? सरकार ना संख्या बताती है और ना हेल्थ बुलेटिन जारी करती है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? पिछले 2 दिनों से तवांग के नाम पर 2 साल पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार ना इस पर कोई एक्शन लेती है और ना उनका खंडन करती है। प्रश्न ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस दुर्घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर बहुत बड़ा बयान दिया कि जब तक कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। इसी के साथ पंडित जी की अवहेलना भी की। उन्होंने यही बात संसद के भीतर क्यों नहीं कही? इसलिए कि पीओ के वापस लेने की खातिर अपनी जान देने की घोषणा करने वाले खोखली घोषणा के कारण अमित शाह के ऊपर इनकी विश्वसनीयता के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अमित शाह नहीं बोलते तो कम से कम प्रधानमंत्री ही कुछ बोल देते, वो क्यों चुप हैं? तो इसका कारण ये है कि गलवान पर यह कहकर उन्होंने चीन का समर्थन कर दिया था कि ना कोई आया है और ना आएगा। अगर चीनी नहीं आए तो भारतीय सैनिक कैसे हताहत हुए और जो है उन्होंने अपने जान कैसे अर्पण किए? क्या उन्होंने चीन में प्रवेश किया? यही आरोप तो चीन द्वारा लगाया जाता है और इसी की पुष्टि स्वतः प्रधानमंत्री ने कर दी। इसलिए उनका कुछ कहने के बजाय खामोश रहना ही बेहतर है। वैसे प्रधानमंत्री चीन का नाम आसानी से नहीं लेते। उस बार भी उन्होंने चीन का नाम लेने से परहेज किया था। इसलिए उन पर आरोप लगता है कि वह चीन से डरते हैं। प्रश्न ये भी है
कि पहले डोकलाम में मुठभेड़ हुई, फिर 1.5 वर्ष पूर्व गलवान में भारतीय सैनिकों ने जान गंवाई। इसके बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार क्यों बढ़ता चला जा रहा है? और इसी कारण चीन समझ गया है कि भारत से उसको कोई खतरा नहीं है। इस वर्ष के पहले 9 महीनों में चीन से आयात में 31% की वृद्धि हुई और निर्यात 36.4% नीचे गिर गया, यानी गिरावट आई। इस प्रकार कारोबारी घाटे के कारण भारत चीन के खिलाफ कड़ा रुख नहीं ले पाता है। मोदी जी आत्मनिर्भरता पर बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, इसलिए कि उनको प्रचार से ही फुर्सत नहीं मिलती। कभी गुजरात, कभी हिमाचल और अब पहुंच जाएंगे कर्नाटक। तो जब कोई प्रधानमंत्री इन्हीं में मस्त हो तो फिर वो जो है वो देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकता है? संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को नाराज करके भारत ने उइघुर मुसलमानों के प्रश्न पर चीन के खिलाफ वोट न देकर एक तरह से चीन की मदद कर दी थी। इसलिए वो जो है भारत को ताइवान के मुकाबले में सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि अमेरिका अगर वो ताइवान की तरफ जाएगा तो अमेरिका उसको रोकेगा, परंतु भारत के साथ ये नहीं होगा। वैसे यूक्रेन परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए मोदी जी ने यूरोप को भी अपना शत्रु बना लिया है। और जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस भारत से ज़्यादा चीन का मित्र है, इसलिए वो भी भारत के समर्थन में नहीं आएगा। अमेरिका के ढीले ढाले बाइडेन प्रशासन से मदद की संभावना, बल्कि समर्थन की संभावना भी बहुत कम है। मोदी जी ने जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका राजनीतिक फायदा उठाया था, वैसे ही शी जिनपिंग भारत से झड़प करके अपनी राजनीतिक पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं। अमित शाह जिस प्रकार गुजरात दंगों को उपलब्धि बनाकर जन समर्थन जुटाते हैं, वही काम जिनपिंग अपनी जनता को लुभाने के लिए करना चाहते हैं। त्वांग समस्या के बाद पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि खुद को पेशावर सेना कहने वाली चीनी सेना हड़दंग और स्ट्रीट फाइटिंग की हद तक गिर चुकी है और कील डंडों से लड़ रही है। वो हर साल 2-3 बार कोशिश करते हैं और शर्मिंदा होते हैं। यही बात तो संघ परिवार के बारे में भी कही जा सकती है कि खुद को बहुत ही डिसिप्लिन्ड कहने वाले कील डंडों से लेस होकर हर साल जो है वो दंगा फसाद मचाते हैं और जो है वो शर्मिंदा होकर जाते हैं। चीनी सैनिकों की सीमा पर हड़दंग अगर गलत है तो हिंदुत्ववादियों का दंगा फसाद करना कैसा है? और अमित शाह उनको संरक्षण क्यों देते हैं और उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं और उसका राजनीतिक फायदा क्यों उठाते हैं? त्वांग के प्रश्न ने भाजपा के पाखंड को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।